Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the editorial and explained section discussion of Indian Express of 22nd January. और आज कोट मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे जो भी आपका मोस्ट फेवरेट कोट हो, जो आपने लाइफ लॉन्ग फॉलो किया हो और जो दूसरों को इंस्पायर करे, ऐसी चीज़ आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो एडिटोरियल से स्टार्ट करते हैं। पहला एडिटोरियल है शॉट्स इन द डार्क। तो ये वैक्सीनेशन रिलेटेड है, लेकिन एक अलग एंगल यहाँ पे लिया हुआ है। ऑलरेडी जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं वो इसका पॉलिटिकल एंगल हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या आ रहे हैं अभी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा द साइंस बिहाइंड वैक्सीनेशन, और अभी जो म्यूटेशन वगैरह हो रहा है, जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनके ऊपर वैक्सीन कैसे काम करेगी, ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम एथिक्स पर्सपेक्टिव से इस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे एंड वील बी मेनली डीलिंग विद ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, ओके, विच आर द टू पिलर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। ओके, एक एक करके समझेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी वो प्रिंसिपल है कि अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसके क्या आउटकम्स होंगे और उसके पीछे क्या प्रोसेस रहेगा, उस बारे में नॉलेज देना ऐसे लोगों को जो कि ऐसे डिसीजन से अफेक्ट होने वाले हैं। दिस इज ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस में ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाते हैं जो कि, और उनका काम करने का तरीका कि वो इस ऐसे ओपन मैनर में काम करे ताकि सिटीजन्स जो हैं, जो वही है कि जिनको उस डिसीजन से फ़र्क पड़ने वाला है, वो प्रॉपर्ली उस बारे में इन्फॉर्म्ड रहे। ऐसा ओपन प्रोसीजर होना चाहिए। तो अब इनका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहली बात तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी आपकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसकी अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है पब्लिक डोमेन में। सेकेंड, उसके ऊपर पब्लिक डिबेट या पब्लिक डिस्कोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है कि जो फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट लेगी वो ये सारे पब्लिक डिबेट जो ऑलरेडी हो चुके हैं और उसमें जो इश्यूज़ आए हैं उसको एक्नॉलेज करते हुए फाइनल डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन मेन चीज़ें होती हैं ट्रांसपेरेंसी की। अब ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट वो फाउंडेशन होता है जिसके ऊपर किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन की लेजिटिमेसी बिल्ड होती है कि वो कितना लेजिटिमेट है। और ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है किसी भी अगर पब्लिक पॉलिसी को सक्सेसफुल होना है। और उसी के बेसिस पे मेनली क्या होता है कि पब्लिक जो होती है उसका बिहेवियरल रिस्पॉन्स आता है कि उनका कितना ट्रस्ट बिल्ड है। ओके, अब ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है? तो इट इज बिल्ड व्हेन द प्रोमिसेस मेड आर केप्ट। ठीक है, और ये एक यूनिलेटरल यूनिटरी एंटिटी नहीं है। अगर मतलब पूरी गवर्नमेंट के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि उनकी पॉलिसीज इन ऑल जो हैं वो कितना ज़्यादा वो अपने प्रोमिसेस पे रह रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन अब एक गवर्नमेंट के ऊपर आप पूरी तरीके से रिलाय नहीं कर सकते। उनकी कुछ चीज़ों पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जैसे क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूशन का अलग अलग काम होता है। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है कि पुलिस सर्विस के ऊपर जो ट्रस्ट होगा आपका वो जुडिशरी से अलग होगा, और जुडिशरी में भी जैसे लोअर जुडिशरी हायर जुडिशरी में अलग अलग होगा। ठीक है, तो वही है कि हर सिस्टम की अलग इंटेग्रिटी होती है और वहाँ पे काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, और ओपननेस भी हर इंस्टीट्यूशन की अलग होती है। तो वही है कि जहाँ पे भी उनकी ऑटोनॉमी जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वहाँ पे ट्रस्ट वीकन हो जाता है। तो ट्रस्ट हर चीज़ के ऊपर अलग अलग, हर सिस्टम पे अलग अलग रहता है। ओके, तो अब जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, और ट्रस्ट जो है उसको आपको अर्न करना पड़ता है। तो उसमें भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब एक चीज़ का फ़ायदा हमारे यहाँ की गवर्नमेंट्स को मिला हुआ है, वो ये है कि जो इंडियंस हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनको जो बचपन से ट्रेन किया जाता है वो यही सिखाया जाता है कि एल्डर्स को और जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको आप रिस्पेक्ट दो, और उस रिस्पेक्ट की वजह से आपका ऑटोमेटिकली उनके ऊपर ट्रस्ट रहता है। तो इसलिए ज़्यादातर इंडियन गवर्नमेंट जो होती है उनको ये पहले से एक एडवांटेज मिला होता है। ओके, और ये चीज़ कई बार सर्वेज में देखी भी गई है कि इंडिया में हमेशा जो गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट रहा है लोगों का वो हाई रहा है। तो इसका एक एग्जांपल उन्होंने दिया है 2018 का एडलमैन ग्लोबल ट्रस्ट सर्वे। अब ये चीज़ याद रखना, एडलमैन ग्लोबल ट्रस्ट सर्वे है 2018 का। इसने ये फैक्ट दिया था, इसको नोट कर ले कि 70% लोग जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं गवर्नमेंट पे। ओके, और जबकि ये 2018 का सर्वे है, ये इसमें 5% और अभी इनका कहना है कि डिक्रीज हो गया था। तो लेकिन
फिर भी बात ये है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसके ऊपर लोग ट्रस्ट काफ़ी करते हैं, लेकिन उनकी कई बार कैपेसिटी और फेयरनेस को लेके ऑब्वियस ही बात है, वो तो आपने क्रिटिसिज्म सुना भी होगा कि पूरा टाइम आता है। तो अब जो वैक्सीन का डिसीजन है उसको अब ये रिव्यू कर रहे हैं इन्हीं दो प्रिज्म्स के थ्रू। तो पहली बात तो ये है, इन्होंने कहा है कि जो ट्रांसपेरेंसी वाला एंगल है उस पर तो रेगुलेटरी अप्रूवल पूरी तरीके से फॉल्ट कर गया है, और उसमें भी खासकर पहले क्राइटेरिया पे जो हमने बताया अवेलेबिलिटी वाली बात है कि इंफॉर्मेशन सही से दी ही नहीं गई थी, ठीक है, और एकदम से डिसीजन बहुत ज़्यादा सडनली ले लिया था। तो सेफ्टी और एफिकेसी के ऊपर बात हो नहीं पाई थी, डिस्कशन हो नहीं पाया था, वही जो सेकेंड एंगल है, ठीक है। और इसका भी एविडेंस हमारे पास में नहीं आया था कि जो एक वैक्सीन है वो अभी भी ट्रायल फेज में थी, उसके पीयर्स ने भी उसको प्रॉपरली अप्रूव नहीं किया था। ओके, तो वो समझ भी नहीं पाए थे, और यहाँ तक कि ऑथर्स का कहना है कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इस चीज़ को समझ नहीं पाए थे। और गवर्नमेंट ने जो अब क्लैरिफिकेशन दिया था कि इट वाज कंपेल्ड टू डू सो, इसका मतलब ये कि इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था। अब दूसरी बात जो है डिबेट वाली बात है, तो उस पर ऑथर का कहना है कि हमारे पास में एक और लकूना वो ये है कि हमारे पास में एडिक्वेट प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है कि प्रॉपर डिस्कशन जो है हो सके। केवल और केवल प्लेटफॉर्म्स जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे ही आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह थोड़ी बहुत मिलती है, और वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं और या फिर उनका ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो अब इसमें भी यही हुआ है, वैक्सीन इशू में भी यही हुआ है कि मीडिया ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है इस इरोजन ऑफ ट्रस्ट को लेके, ठीक है। तो इसमें भी मीडिया एक तरीके से पूरा अपना प्रॉपर रोल नहीं निभा पाई है। फाइन, तो एक थिन लाइन होती है सेपरेशन की मीडिया के लिए। एक होता है रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, जहाँ पे आप गवर्नमेंट को प्रॉपरली क्वेश्चन करते हो उनके डिसीजन के लिए, और दूसरा होता है कि आप सीधे सीधे उनको हाउंड कर रहे हो या यूलोजाइज कर रहे हो। हाउंड या यूलोजाइज ये दो टर्म्स हैं, ये भी आप अपने वोकैब में ऐड कर सकते हैं। हाउंडिंग मतलब क्या कि एकदम बिना वजह है ना पीछे पड़ जाना और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना, और यूलोजाइज क्या होता है कि मतलब बिना वजह आप उनको बहुत ज़्यादा अप्रेस करते हो। तो इन दोनों चीज़ों से ट्रस्ट इरोड होता है। तो अभी वैक्सीनेशन के केस में भी यही हुआ है। तो जब भी कंप्लायंस होता है लोगों का वो तब ज़्यादा होता है जब पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तभी वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जो ये ऑफिसेज हैं जैसे ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI, ठीक है, तो इन सब की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अब स्क्रूटिनी में आ गई है। और अब वही है कि पब्लिक का और साइंटिस्ट का कहना यही है कि इन्होंने अपना जो रोल था, रेगुलेशन का रोल था, वो इन्होंने प्रॉपरली निभाया नहीं था, वही था ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए थे। ओके, तो नहीं कह सकते कि वैक्सीन हेजिटेंसी किन किन वजहों से, लेकिन ये एक एंगल पक्का है, ऑथर्स का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। ओके, अब एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे और बहुत अच्छी कही है कि ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट का एक और बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है ये इंश्योर करना कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, यानी कोई भी पॉलिटिकल या कमर्शियल टाइप का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो जिस तरीके से इस बार डिसीजन लिया गया है, तो ऑथर्स का मानना है कि ये साइंटिफिक कम है और इसमें पॉलिटिकल और कमर्शियल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है इंडिया वैक्सीन सप्लाई में वर्ल्ड में लीड भी करना चाह रहा था, और जो ओपेकनेस गवर्नमेंट ने रखी हुई है तो इससे वैक्सीनेशन की कॉस्ट पे भी सवाल उठाया जा रहा है। तो बेसिकली अब इसका कंक्लूजन वही है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट को गवर्नेंस में ऑप्शनल ना रखा जाए, इसको मैंडेटरी और इसको प्रमोट किया जाए। ओके, अब जो अगला एडिटोरियल है आफ्टर द ऑफर लेटर। ओके, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, ये 4th पॉलिसी थी ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जुलाई में आई थी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस डिस्कशन हो रहा है अभी हायर एजुकेशन और स्कूल को लेके। तो इसमें यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पे आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, और अगर आना चाहते हैं तो उनकी क्या डिमांड्स हैं और हम क्या चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डील की गई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग एस्पेक्ट है इस पॉलिसी का वो ये है
जो ऑलरेडी जिन एस्पेक्ट्स के ऊपर कंसेंसस है पहले से, उनका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है सही से, ठीक है। तो पहले जो एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं, जैसे 1968 में आई थी, उसके बाद में 1986 में आई थी, और उसी का रिव्यू फिर 1992 में हुआ था, ठीक है। तो ये 3 ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो इसमें क्लियर विजन था, लेकिन दिक्कत यही थी कि इनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया था। अब ये जो नई पॉलिसी है, इसमें एक चीज़ बहुत ये है कि जो हायर एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने की, यहाँ पे उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने की यहाँ पे बात की गई है। और पहली बार हायर एजुकेशन का जो इंटरनेशनलाइजेशन है उसको ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रोविज़न है कि इन्होंने 100 जो टॉप 100 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ है उनको इनवाइट किया है IBCs, यानी कि इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस इंडिया में ओपन करने के लिए, ठीक है। IBC क्या है? इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस ओपन करने के लिए इनको इनवाइट किया है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा अजम्पशन क्या है कि हम अपना रिसर्च का और टीचिंग का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं टू इंटरनेशनल लेवल्स, और जो आउटबाउंड मोबिलिटी टू इंडियन स्टूडेंट्स की, इंडियन स्टूडेंट जो हमारे बाहर चले जा रहे थे उसको हम स्लो करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इंक्लिनेशन कितना है इंडिया में आने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनलाइजेशन हम ये हायर एजुकेशन का अभी कर रहे हैं, इसकी पहले से हिस्ट्री कुछ रह भी चुकी है। और कई सारे जो टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने IITs और जो दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ में कई बार कोलैबोरेट किया है रिसर्च और नॉलेज ट्रांसफ़र में, ओके। और इसके अलावा 2 स्कीम्स और जो आई थी गवर्नमेंट की, ज्ञान स्कीम और स्पार्क स्कीम, ठीक है। इसमें भी हमने यही कोशिश करी थी कि हम अपने जो हायर एजुकेशन है उसको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, ओके। तो अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों स्कीम्स के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना है, GIAN और स्पार्क स्कीम्स, ओके। तो ये भी हमारा ऑलरेडी इनिशिएटिव रह चुका है, ठीक है। और कई सारे अभी कन्वर्सेशन जो हुए एक्सपर्ट्स और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स और दूसरे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के हेड के साथ में, तो उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आए हैं, वो अब यहाँ पे ऑथर ने डिस्कस किए हैं। तो इनका कहना है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि एक प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, ठीक है। जो यहाँ पे ब्रांच कैंपस IBC रहेंगे वहाँ पे इनका ऑपरेशनलाइजेशन जो रहेगा वो किस एरिया में रहेगा, उसकी क्लैरिटी इनको होनी चाहिए। तो ये कोई इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट स्पॉन्सर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाह रहे हैं जैसे दुबई नॉलेज हब था, ठीक है। तो दुबई नॉलेज हब भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आया, तो ये पर इस तरीके का नहीं चाहते। वहाँ पे क्या था कि रेडी टू मूव इन कैंपस था, ऑफिस स्पेस और दूसरी फैसिलिटीज़ दी गई थी, ठीक है। तो अब बेसिकली IBC से ये हमको समझ में आया है कि ये सारे कैंपस यहाँ पे प्रॉफिट एक्यूमुलेट करने के लिए आना चाह रहे हैं और एक बिजनेस एंटरप्राइज की तरह आना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये कि इंडिया को अलाउ करना पड़ेगा कि ये जो IBCs आएंगे ये कुछ इनकम वापस अपने देश में रिपैट्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ के जो वर्कर्स जैसे जाते हैं, गल्फ वर्कर्स या दूसरी कंट्रीज़ में जो हमारे IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह जाते हैं, तो वहाँ से जिस तरीके से वो इनकम रिपैट्रिएट करते हैं उस तरीके से ये IBCs भी इंडियन इनकम को अपने देश में लेके जाएंगे, ओके। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा 100% जाएगा, लेकिन फिर भी इनका कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो रिपैट्रिएट होगा, जो वो यहाँ पे अर्न करेंगे। तो ये हमारे लिए अभी बहुत ज़्यादा वायबल मॉडल नहीं है, खासकर अभी जो हमारे रिसोर्सेज वगैरह हैं इंडिया में वो कम होने की वजह से इतना ज़्यादा कैश रेमिटेंसेस शायद हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ओके। ये एक इशू है। अब दूसरा इशू एक इन्होंने यहाँ पे बताया इंटरनेशनलाइजेशन का, वो ये है कि प्रेफरेंस फॉर सब्जेक्ट्स एंड एरियाज ऑफ रिसर्च। तो कुछ सब्जेक्ट्स और एरियाज के लिए इनका प्रेफरेंस भी हो सकता है, ठीक है।
तो नॉर्मली वैसे क्या होता है कि जो सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर इनमें नहीं देखा जाता है, लेकिन अब इस चीज़ में भी काफ़ी चेंज आया है। तो अब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की ये डिमांड है कि उनको अपना करिकुलम फ्रेम करने में या फिर उनको कुछ चेंज करना है तो उसमें उनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन की डेली वर्किंग हो या फिर अगर वो किसी इंडस्ट्री को मना करना चाहते हैं तो ये सारे फ्रीडम उनके पास में होने चाहिए। और ये भी कि इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से ब्रांड किया जाएगा, हम आत्मनिर्भर वो करके हम इस तरीके की ब्रांड नहीं करें, इन सब चीज़ों के लिए ये लोग रेडी नहीं हैं, ठीक है। और एक और चीज़ देखी गई है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आना चाहती हैं तो वो इस चीज़ के लिए भी तैयार है कि जो सोशल इंक्लूजन हमारे यहाँ पे नॉर्मली चलता है, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग के यहाँ पे रिजर्वेशन और कोटा सिस्टम होता है, तो वो भी वो देने के लिए तैयार है हायर एजुकेशन में। और वो चाहते हैं फिर कि हमको जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं उसी तरह ट्रीट किया जाए, ऑन पार विथ इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो मतलब जो भी गवर्नमेंट फंडिंग और स्कॉलरशिप्स बाकी कॉलेजेस और इंडियन इंस्टीट्यूशंस में दी जाती है वैसे ही हमको भी दी जाए, ओके। तो बेसिकली अब इंडिया का इसमें कीन इंटरेस्ट क्यों इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ाने में हायर एजुकेशन में, ताकि फॉरेन स्टूडेंट्स का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़े। और इसके लिए हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम लॉन्च भी कर चुके हैं, स्टडी इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने 3 स्कीम्स ऑलरेडी देख लिए हैं, ज्ञान स्कीम, स्पार्क स्कीम, जिसके बारे में आप बताएंगे, और फॉरेन स्टूडेंट्स को यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए हमने स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था। उसमें हम बहुत सारी स्कॉलरशिप दे रहे थे, ये 2018 में आया था। और इसमें उसके अलावा फिर हमने अपने यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हमने काफ़ी एनकरेज किया है कि वो अब्रॉड जाएं 1 सेमेस्टर के लिए या फिर 1 साल के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल कल्चर, सब्जेक्ट्स और पेडागोजीज को आपको एक्सपोजर मिलता है, तो आपका कल्चरल एसेट बढ़ता है, ठीक है। तो अगर ये IBCs इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो इंडिया की ये जो क्वेस्ट है कि इनबाउंड मोबिलिटी हो, फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आए, स्कॉलर्स हमारे यहाँ पे आए, और कल्चरल कॉन्टैक्ट, हमारा कल्चरल एक्सपीरियंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ में और ज़्यादा वो बढ़े, तो ये चीज़ हमारी तब पूरी हो जाएगी अगर IBCs सक्सेसफुली इन सब चीज़ों को लेके इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो, ओके। नेक्स्ट अब यहाँ पे फार्म लॉज को लेके आया है फॉर सुपर मिडिल मैन, ओके। ये दुष्यंत देव ने या दुष्यंत दवे ने लिखा है ये आर्टिकल, और देख लेते हैं। अब इसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि जो ये फार्मर्स का एंगल है इसको अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से इसको डील किया है और एनालाइज करने की कोशिश करी है। तो अब इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हुई थी उसमें कहा था कि ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, ओके। और जो भी मतलब ऑर्गन्स है स्टेट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसके प्रॉपरली पावर्स और फंक्शंस इसमें डिफाइन किए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस केवल इन ऑर्गन्स को क्रिएट करना नहीं था, बल्कि इनकी अथॉरिटी को लिमिट करना भी था। और BR अम्बेडकर ने वहाँ पे डिबेट्स में ये भी कहा था कि अगर लिमिटेशन नहीं लगाई जाती है तो इट कैन रिजल्ट इन कंप्लीट टायरनी एंड ऑपरेशन विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन अटर केओस। तो अब 3 फार्म लॉज जो आए हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट जो कि एक्ट 20 है, और फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020, ठीक है। तो अब ये इन्होंने पार्लियामेंट ने इनेक्ट कर लिए हैं, और एक तरीके से इनका कहना है कि वो अपनी अथॉरिटी को क्रॉस कर गए हैं, लिमिट को क्रॉस कर गए हैं, जिस वजह से फाइनली केओस आ गया है हमारी सोसाइटी में। तो अब इन्होंने इन लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करी है, ओके। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से कहा है कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस लिया है ITC लिमिटेड वर्सेस APMC केस का, ठीक है। ITC वर्सेस APMC, ये 2002 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जजमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इट डिजर्व्स टू बी इंटरप्रेटेड, ये वर्ड्स आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं कि डिजर्व्स टू बी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज परमिटिंग इन अ मैनर दैट इट डज नॉट विटल डाउन द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर।
एंड प्रिजर्व्स द फेडरलिज्म वाइल ऑल्सो अपहोल्डिंग द सेंट्रल सुप्रीमेसी। इसका मतलब क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट किया जाना चाहिए उसमें हमको सेंट्रल सुप्रीमेसी का ध्यान रखते हुए ये भी देखना चाहिए कि फेडरलिज्म प्रिजर्व्ड रहे और स्टेट लेजिस्लेचर के पावर्स को हम कम ना कर दें। ओके, तो उस टाइम पे भी इन्होंने ये एग्रीकल्चर के मुद्दे पे ही ये चीज़ कही थी। ओके, कि पार्लियामेंट इनकॉम्पिटेंट है, पार्लियामेंट के पास में अथॉरिटी नहीं है। अब जो ये ECA 1955 का एक्ट आया है, इसमें ऑथर ने कहा है कि पार्लियामेंट ने एक तरीके से इसको रिडंडेंट बना दिया है और सेंट्रल और स्टेट का एक तरीके से इसमें कंट्रोल हट जाएगा एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेके, बस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में रहेगा। तो ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को तो डील नहीं कर रहे हैं, उनको तो सर्व नहीं कर रहे हैं, उल्टा जो लार्ज बिजनेसेस हैं उनके इंटरेस्ट को इसमें सर्व किया जा रहा है। और दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि जो पार्लियामेंट ने अभी एग्रीकल्चर और मार्केट्स जो इशू उठाए हैं दूसरे 2 एक्ट में, उनकी एंट्री एक्चुअली में लिस्ट 2 में यानी कि स्टेट लिस्ट में आती है। ओके, यानी कि एक मतलब एक चीज़ साफ है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स भी यही चाहते थे कि स्टेट्स ही जो मैटर्स हैं एग्रीकल्चर के, स्टेट्स ही उससे एक्सक्लूसिवली डील करे। तो एक और इन्होंने अब यहाँ पे रेफरेंस दिया है। अब देखो हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से हम उसको पर्सपेक्टिव से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक सुप्रीम कोर्ट का केस उठाया, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है वहाँ की लिस्ट में वो उठाया। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी बात कर रहे हैं कि जैसे BR अम्बेडकर ने भी कहा था, उसी तरीके से TT कृष्णामाचारी वो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि I am one of those who believes very firmly that wherever we assign a field to the provinces in which they can act, we must leave that province in sole charge of that field। यदि हमने एक चीज़ अगर प्रोविंसेस को यानी स्टेट को दे दी है तो वो पूरी तरीके से हमको उन्हीं के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। तो इसमें कई बार इनको अपोजिशन मिला था कि नहीं, एग्रीकल्चर और लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है उसमें यूनियन के पास में भी अथॉरिटी होनी चाहिए, या फिर ये भी कहा गया था कि पूरा का पूरा कंट्रोल सेंटर के पास में होना चाहिए। तो उस चीज़ पे भी इन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी कंट्री का प्रिंसिपल इंडस्ट्री है और एक मेन फंक्शन है स्टेट का, ठीक है। और सेंटर का इसमें रोल केवल और केवल कोऑर्डिनेशन का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा सेक्टर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर स्टेट में यूनिक होती हैं। तो इसलिए ये पूरा जो कंट्रोल होना चाहिए वो स्टेट के पास में ही होना चाहिए। ओके, ये जो 2 फार्म लॉज है जहाँ पे आप कह रहे हो कि फार्मर्स को फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया जा रहा है सेल और परचेज को लेके, तो आप फ्रीडम ऑफ चॉइस तो दे रहे हो लेकिन आप रेगुलेशन पूरी तरीके से मार्केट से हटा रहे हो, ठीक है। मार्केट्स का रेगुलेशन नहीं किया जाएगा बाय स्टेट्स। ओके, तो अब ने एक बार ये चीज़ कही थी कि जो कल्टीवेटर्स हैं उनको कई सारे हैंडीकैप्स होते हैं जिसका सामना उनको करना ही पड़ता है। पहली बात तो ज़्यादातर जो हमारे इंडियन कल्टीवेटर्स हैं दे आर इलिटरेट, ठीक है। और जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस हैं उसके बारे में वो ज़्यादातर इग्नोरेंट रहते हैं। ओके, और ख़ासकर उसमें भी कमर्शियल क्रॉप्स को लेके। तो इस वजह से जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं उनका एस्टैब्लिशमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ताकि किसी भी कंट्री का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो पाए। फाइन, तो इस वजह से क्या है कि जो मिडिल क्लास और जो पुअर रैयत होते हैं वो पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं किसके ऊपर, मिडिलमैन और ट्रेडर्स वगैरह के ऊपर। और इस वजह से उनको प्रॉपर मार्केट नहीं मिल पाता है अपने प्रोड्यूस का जहाँ पे उनको सही दाम मिल सके। तो अब उनको बचाने की जगह और जो नए फार्म लॉज क्या कर रहे हैं, अभी तक तो थोड़ा बहुत रेगुलेशन फिर भी हो रहा था, अब इन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से कल्टीवेटर्स को छोड़ दिया टू द मर्सी ऑफ द फ्री मार्केट। ओके, तो अगर एक कोई अग्रीमेंट, फार्मिंग अग्रीमेंट हो भी जाता है 1 साल के लिए, भले 5 साल के लिए हो जाता है, उसमें कई सारी चीज़ें रहेगी कि प्रोड्यूस का सप्लाई कैसे होगा, टाइमिंग वगैरह, स्टैंडर्ड क्या रहेगा, दूसरे मैटर्स, इंस्पेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अब नई जो ये पूरी अग्रीमेंट आएंगे उसमें इलिटरेट और इग्नोरेंट कल्टिवेटर्स के लिए और ज़्यादा हर्डल्स आ जाएंगी। और एक बार अगर ऐसा कोई फार्मिंग अग्रीमेंट आ जाता है तो स्टेट लॉज जो हैं वो उसके ऊपर बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं रहेंगे और कोई भी आप स्टॉक लिमिट भी नहीं लगा सकते हो फार्मिंग प्रोड्यूस के ऊपर। ओके,
तो इससे ऑथर का ये कहना है कि ये जो फार्म लॉज हैं वो पूरी तरीके से ऐसे ट्रेडिंग जायंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाए। यानी अभी तक तो मिडिल मैन थे जो थोड़ा बहुत इस तरीके से लूट रहे थे और मतलब सही दाम नहीं मिल पा रहे थे। अब उल्टा और ज़्यादा क्या होगा कि सुपर मिडिल मैन की एक क्लास बन जाएगी जो कि स्मॉलर मिडिल मैन को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और कल्टिवेटर्स और ज़्यादा उसमें हर्ट होंगे। और जो रेगुलेटेड मार्केट्स की अवेलेबिलिटी और जो ये उन लोग का होप है कि फेयर प्राइसेस वगैरह इनको मिलेंगे, वो पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ओके, Now next article is also related to ECA, necessary not essential। ये विवेक देब्रॉय का आर्टिकल है। यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स के थ्रू इस एक्ट को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि ECA क्यों आया और कुछ इम्पॉर्टेंट टाइमलाइंस डिस्कस की हैं। तो इनका कहना है कि जब भी कोई पॉलिसी आती है तो उसमें वो एक ही जगह पे स्टैग्नेंट नहीं रहती है, और अगर वो अपनी हिस्टोरिकल लीगेसी को केवल लेके चले तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। जिसका एग्जाम्पल इन्होंने एयर कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1953 से दिया है, जब इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया को मोनोपोली दी गई थी, लेकिन ये मोनोपोली फिर 1994 में हटा दी गई थी। और उसी एरा का इन्होंने बताया है कि 1955 का ECA एक्ट है। तो सबसे पहले इन्होंने इसकी टाइमलाइन बताई है कि ये तब नहीं इवॉल्व हुआ था, एक्चुअली में इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1939 से डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। उस टाइम पे क्या दिक्कत थी कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था, जिसकी वजह से वॉर टाइम शॉर्टेजेस थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया तब तो इसको रिपील कर दिया, लेकिन उसके बाद में फिर गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ कमोडिटीज़ हैं जिनके ऊपर जो असेंशियल हैं और उनके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल होना ज़रूरी है। और एसेंशियल को उन्होंने बताया था कि वो नेसेसरी हैं और इंडिस्पेंसिबल हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने 1946 में एक ऑर्डिनेंस लाया था जो बाद में फिर एक्ट बना था। तो यह आया था एसेंशियल सप्लाईज टेम्परेरी पावर्स एक्ट। ठीक है, ये पूरा आपको उसका बता रहे हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ था। फाइन। तो उस टाइम पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पास में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 269 में एक ये पावर दिया गया था यूनियन गवर्नमेंट को फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके 5 साल के अंदर तक जो भी लॉज आपके स्टेट लिस्ट में हैं आप उनको ऐसे ही डील कर सकते हो जैसे कि वो कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इसलिए इन्होंने इसके ऊपर टेम्पररी ऐसा बना दिया था। तो उस टाइम पे यूनियन ने करके करके और ECA को परमानेंटली अपने स्टैट्यूट बुक्स में, यानी उसको परमानेंट एक एक्ट बना दिया था। नेक्स्ट अब इसमें ऑथर ने बताया है कि ECA को कैसे एक्सपेंड किया गया था। तो 1973 में प्लानिंग कमीशन के अंडर एक कमेटी बनी थी ऑन एसेंशियल कमोडिटीज़ एंड आर्टिकल्स ऑफ मास कंजम्पशन, जहाँ पे उन्होंने एक पर्टिकुलर लिस्ट दी थी। और वहाँ पे इन्होंने जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जनता शूज़ और चप्पल्स के लिए भी एक नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन बना दी गई थी। बट फर्दर द लिस्ट वाज एक्सपेंडेड और उसको एक्सपैंड करते करे थे। और ये चीज़ देखी गई थी कि लिबरलाइजेशन आते आते तक 80 आइटम्स बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड 150 आइटम्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे ऑर्डर्स के थ्रू इतने सारे आइटम्स को एसेंशियल बना दिया गया था। अब इसमें एक सेक्शन 2 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका कहना ये है कि अगर कोई आइटम इस स्केड्यूल में नहीं है और अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, सेक्शन 2 है याद रखिएगा, तो अगर ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो उस आइटम को आप वापस स्केड्यूल में रख सकते हो फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। फाइन। तो ECA को एक्सपैंड भी करते गए और उसको और ज़्यादा स्ट्रिडेंट भी बना करते गए, टाइटन करते गए। और आइटम्स ऐड करने के अलावा ऑफेंसेस को भी इसमें जैसे नॉन बेलेबल बना दिया गया और स्पेशल कोड्स को लेकर आए थे। तो इसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1981 आया था और प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट भी आए थे। तो इसमें अब ऑथर ने 2 चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ें उस टाइम पे क्यों आई थी, क्यों इतना ज़्यादा उसको स्ट्रिडेंट कर दिया था, बिकॉज ऑफ होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। ओके, बोथ आर नेगेटिव न्यूएंसेस। तो होर्डिंग में लेकिन क्या होता है कि कई बार प्राइस वोलेटिलिटीज़ को भी रिड्यूस थोड़ी हो जाती है। जब स्टॉक
स्टॉक बहुत ज़्यादा किया जाता है तो थोड़े टाइम के लिए प्राइस वोलेटिलिटी कम भी हो जाती है. बट ब्लैक मार्केटिंग, द ऑथर इज सेइंग दैट इट इज़ अ यूनिफॉर्मली नेगेटिव न्यूएंस. ओके, सो क्या होता है ब्लैक मार्केटिंग, क्या होता है कि इसमें एक पैरेलल मार्केट बन जाता है और खासकर जब शॉर्टेज कम होता है. ब्लैक मार्केटिंग तभी होती है जब शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में एक पैरेलल इकोनॉमी बन जाती है और केवल जो ज़्यादा अफ्लुएंट या जो लोगों के पास में एक्सेस है वही लोग उस तक पहुंच पाते हैं, एंड फॉर विच वही टैक्स रेवेन्यू वगैरह भी गवर्नमेंट का उसमें भी लॉस होता है. तो पहली बार जो हमारे पास में इस तरीके से गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ी थी, बेसिकली ऑथर ने बताया कि वो वॉर रिलेटेड शॉर्टेजेस की वजह से था. लेकिन बाद में जो शॉर्टेज आई थी वो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की वजह से था. लाइसेंसिंग की वजह से इतने ज़्यादा बैरियर्स और शॉर्टेजेस आ गए थे कि फिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करके प्राइस कंट्रोल करना पड़ा था. और फाइनली जब डी लाइसेंसिंग हुई थी तो उस टाइम पे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हमारे पास में शॉर्टेज नहीं थी और ज़्यादातर आइटम्स को एसेंशियल आइटम्स के स्केड्यूल से हटा दिया गया था. तो अब ऑथर ये कह रहे हैं कि अभी जैसे एसेंशियल कमोडिटी रेगुलेशन हटाने की बात की गई है तो सीरियल्स, पल्सेस और इन सब के ऊपर लोग एंगर दिखा रहे हैं अपना कि ऑयल सीड्स, अनियंस, पोटैटोज़, ये सारी चीज़ों को आपने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट से हटा दिया है तो इनके प्राइसेस चले जाएंगे. तो ऑथर ये कह रहे हैं कि हमेशा ये प्रोविज़न रहेगा, भले टेम्पररली, लेकिन उसको वापस लिस्ट में ऐड किया जा सकता है. सो बेसिकली द स्टॉकिंग और द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट वोंट सॉल्व द प्रॉब्लम जो कि हमें अभी देखने को मिल रही है. इट वुड बी सॉल्व्ड बाय इंश्योरिंग स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग. जितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉपर स्टोरेज और जो लॉजिस्टिक्स वाले हमारे दूसरे जो हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं जैसे वो जाएंगे, उससे हम इस प्रॉब्लम को बेटर सॉल्व कर सकते हैं. फाइन, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. सो लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट एक्सप्लेन सेक्शन में आज ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आया है, केवल इकोनॉमी परस्पेक्टिव से एक दो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है हम बस वही देखेंगे. तो सेंसेक्स जो था उसको कल देखा गया था दैट इट क्रॉस द माइलस्टोन of 50,000. So what next for investors? We will deal only with the economic perspective. Fine. So why this spike happened? So ऑथर का अब यहाँ पे कहना है कि जो लेटेस्ट स्पाइक है जिसमें सेंसेक्स 50,000. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी बताई गई है. दिस वाज लॉन्च्ड, ये आप अपने पास में नोट कर सकते हैं कि ये जो पहला इक्विटी इंडेक्स था कंट्री का, इट वाज लॉन्च्ड ऑन January 2, 1986, जिसमें बेस ईयर जो लिया गया था वो लिया था 78-79 को. और उस टाइम पे जो सेंसेक्स था वो 124 था और 1979 की बात है, उसको अगर बेस लेके करें तो आज वो अब 50,000 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है. तो ये ग्रोथ हमने देखी है. अब अभी का ये पुश क्यों है तो उसका इन्होंने कुछ रीजंस बताए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यूएस में अभी स्मूथ ट्रांजिशन हुआ आफ्टर द सीज ऑफ, हालांकि ये सारी चीज़ें भी, टेंशंस भी बहुत क्रिएट हुए थे, बट आफ्टर दैट जो अब ओथ हुई है जो बाइडेन की, उसमें उन्होंने होप दिखाया है एंड उन्होंने ये चीज़ का प्रॉमिस किया है कि वो सारे अमेरिकन्स को साथ लेके चलेंगे और जो पूरे वर्ल्ड के साथ उनके ट्रेड रिलेशंस हैं उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. और इस वजह से मार्केट सेंटिमेंट्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है. और साथ में बाइडेन ने ये भी प्रपोज किया है कि वो $1.9 ट्रिलियन का स्टिमुलस इकोनॉमी में देंगे. ठीक है, तो इस वजह से अभी अचानक से ये पुश देखने को मिला है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एक तो स्ट्रॉन्ग कैपिटल इन्फ्लोज माने जा रहे हैं कि अभी इन्फ्लो काफ़ी ज़्यादा होगा. इंटरेस्ट रेट्स को लो किया गया है ऑलरेडी. सो देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स एंड द कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स आर ऑल्सो गेटिंग लीनर, क्योंकि अब ऑलरेडी हम एनपीए वगैरह से डील करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठा रहे हैं. एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो टेकिंग वेरियस स्टेप्स फॉर फिजिकल एक्सपेंडिंग. तो जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी इंडिया में काफ़ी तेज़ हो सकती है. एंड आगे फिर एक क्वेश्चन इन्होंने डील किया है, क्या कोई ऑप्टिमिज्म है आगे फ्यूचर को लेके? तो उन्होंने कहा है ऑप्टिमिज्म तो है और उसके कुछ रीजंस भी हैं. पहली बात तो कोविड का हमारे यहाँ पे रिकवरी थोड़ी अभी तेज़ हुई है. कोविड नंबर्स हमारे यहाँ पे
डिक्रीज़ हुए हैं। और इसके अलावा मास वैक्सीनेशन भी अभी शुरू हो गया है, तो इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है इकोनॉमी का। और थर्ड क्वार्टर में खासकर हमने पॉजिटिव साइन भी देखा है। अगेन इकोनॉमी की अगर बात करें तो डिमांड जो है वो भी कुछ सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। फॉर एग्जांपल स्टील, जो अभी तक ये सेक्टर्स थोड़े लो चल रहे थे, सीमेंट, रियल एस्टेट, और दूसरा कंजम्पशन भी हमारा बढ़ा है। तो इस वजह से माना जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो रीस्टार्ट हो सकता है। एंड अगेन विद द न्यू बजट सेशन कमिंग, तो बजट एक्सरसाइज विल गिव अ अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट कि वो रिफॉर्म्स के लिए अपना नया एजेंडा दे एंड इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए थोड़ा सा स्टिमुलस इस बजट में भी प्रोवाइड करें। ओके, तो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यही है दैट मार्केट्स आर लाइकली टू रिमेन एट एलिवेटेड लेवल्स एंड दे मे राइज फर्दर। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ टुडे। आई होप आपको ये सेक्शंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस